जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में जितना भी हमने इतिहास से रिलेटेड जो वीडियो हम लाए थे उसमें 1857 की क्रांति और गांधी युग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में था। ठीक है। आज हम इस हिस्ट्री को, ये जो प्राचीन है, ठीक है, उसमें यानी इतिहास को हम एकदम शुरू से लेकर के आए हैं। ठीक है, कि इतिहास के कालखंड क्या है, कब से कब की क्या चीज़ माना जाता है। ठीक है, ये टोटल चीज़ों को लेके आए हैं। ओके, आइए तो देखते हैं। देखिए, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से अभी तक मानव सभ्यता के जो क्रमबद्ध यानी जो लगातार, ठीक है, विकास हुआ ना, उसी को इतिहास कहते हैं। अब इस इतिहास शब्द को आप कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। आप इसे तोड़ोगे तो इतिजोरहास होगा। इतिहास मतलब इतिजोरहास। इति मतलब जो बीता हुआ घटना है उसका जो अध्ययन होगा वही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। ठीक ना। तो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अभी तक जो मानव सभ्यता के जो क्रमबद्ध विकास हुआ उसी को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। ये आपकी परीक्षा में थोड़ी ना आएगा, लेकिन जानना जरूरी है। चलिए जानिए। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अगर भारत की बात कहा जाए, भारत की अगर बात कहा जाए तो ये जो भारत जो है, इस भारत का पूरब में क्या है? तो मतलब ये चौहदी की बात करें तो भारत के, अब ये मत कहिए कि भूगोल पढ़ाने लगे, बात को समझिएगा आप, ये इतिहास से रिलेटेड बात है। बंगाल की खाड़ी है पूरब में, पश्चिम में अरब सागर है और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ या एक विस्तृत क्या है? एक देश है। ठीक ना। भारत जो है एक विशाल देश है। भले ही एरिया में ये 7 नंबर पर आता हो, लेकिन वो अलग बात है, बहुत सारा 200 से ज़्यादा एबव कंट्री है, उसमें आपका ये 7 नंबर पर है, तो विशाल ही कहा जा सकता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया, अब देखिए जो यूनानी जो लोग थे, यूनान देश के रहने वाले जो लोग थे, वो भारत को जानते हैं क्या कहें? इंडिया कहें। क्या कहें? इंडिया। और मध्यकालीन, अब आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बताइए इंडिया जो शब्द भारत को दिया वो किसने दिया? तो यूनानियों ने दिया। ठीक ना। मध्यकालीन जो मुस्लिम जो इतिहासकार लोग थे, मध्यकाल में जो मुस्लिम इतिहासकार लोग थे, वो जानते हो भारत को क्या कहें? हिंदुस्तान या हिंद के नाम से कहें। क्या कहें? हिंदुस्तान या हिंद बोले, संबोधित किए। ठीक ना। तो यूनानी लोग इंडिया कहे और मध्यकालीन मुस्लिम जो इतिहासकार लोग थे इनको हिंदुस्तान कहे। क्या कहे? हिंदुस्तान कहे। ओके, इन्हें आप देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, ये है आपका हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। जनक यानी पिता कहिए, पापा कहिए, जो भी कहिए। ठीक है ना। इतिहास के इनको जनक कहा जाता है। किनको? हेरोडोटस को। ये है हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। ओके, चलिए अब तो चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे। भारतीय जो इतिहास है, हम तो देखिए जानेंगे हम लोग कि भारतीय जो इतिहास है ना, इसको कितने भागों में बांटा गया है और बांट करके अध्ययन किया जाता है। ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन में क्या था? मध्यकाल, बीच वाले समय में क्या हुआ? आज का क्या भारत है। ठीक ना। इसको 3 कालखंडों में क्या किया जाता है कि बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 खंड हो गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब हम प्राचीन काल में वो कौन कौन सा चीज़ है जिससे हमको ये जानकारी होता है कि भारतीय इतिहास कैसा था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें 3 निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है। 3 नहीं, निम्न स्रोतों से। वो कौन कौन है स्रोत? तो पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। जैसे पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य की बात कहा जाए तो जो पहले सिक्का कैसा था, अभिलेख जो होता था, जो कि कोई भी आपका बुर्ज होता था, यानी मतलब कि खंभा, पिलर बहुत बड़ा, उसी पर खोदाई छेनी हथौड़ी से कर दिया जाता था। ठीक ना। स्मारक से भी आप पता कर सकते हैं।
जो पहले मूर्तियाँ थी, चित्रकला था, अवशेष था, ये सबसे पता चलता है कि हमारा भारतीय जो प्राचीन इतिहास था, प्राचीन भारतीय इतिहास कैसा था, इन पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है। धर्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है बात कि क्या क्या चीज़ किस तरह से मेरा भारत था। ऐतिहासिक ग्रंथ, इतिहास लिखने वाले भी लोग लिख करके गए हैं, वो किताब अगर मान ली सुसज्जित है तो उससे पता चलता है कि प्राचीन इतिहास क्या था। धर्म ग्रंथ जिसमें वेद से पता चलता है। विदेशियों का विवरण, विदेशी लोग भी विवरण किए हैं, तो धर्म ग्रंथ से पता चलता है कि मेरा प्राचीन इतिहास कैसा था, भारतीय इतिहास। ऐतिहासिक ग्रंथ जो होता है पूरा पहले जो लिखा हुआ है ये सब उसी का एक अंग है। उसके बाद विदेशियों का विवरण, जो विदेशी, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ह्वेनसांग को देख रहे हैं, ठीक ना, तो ये विदेशी क्या थे, यात्री थे, और चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, और ये भारत के दौरा पर आए थे और भारत से संबंधित बातों को क्या किए थे, लिखे थे कि प्राचीन काल में मेरा भारत कैसा था। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये भारत के सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे अगर प्राचीन कोई धर्म ग्रंथ है तो वो वेद है। और वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। आप वेद से वेद व्यास जी को याद रखिए, वेद से वेद व्यास जी को याद रखिए, अर्थात महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास माने जाते हैं। अब वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने हो गए वेद, 4 वेद हुए, ठीक ना। इसके संकलनकर्ता कौन है, इनका संकलन के किए हैं, लिखे कौन है भाई, तो वो लिखे हैं आपका कौन है, वेद व्यास। अब देखिए चारों को वेद व्यास नहीं लिखे हैं, लेकिन वेद को वेद व्यास लिखे हैं, ठीक ना। पूरा नाम की बात कहा जाए तो महर्षि कृष्णद्वैपायन, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है, ठीक है। ये वेद कितने, 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक ना। ये वेदों की संख्या कितना है, 4। आई होप इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, कंफर्म हो गया, ठीक है, कि वेद कितने हैं, 4 है। कौन कौन है भाई, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद है, ठीक है। संकलनकर्ता कौन है, तो ये महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी है, ठीक है। आइए देखते हैं वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो वेद में सबसे प्राचीन जो है, सबसे पुराना, प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना। पुराना कौन है, तो ऋग्वेद है, मतलब कि पहले की बात कहा जाए तो पहले ऋग्वेद। अब अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है और सबसे पुराना ऋग्वेद, और अथर्ववेद सबसे नया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन है, जो चारों वेद है उसमें सबसे पुराना कौन है भाई, तो ऋग्वेद है। सबसे नया कौन है भाई, तो अथर्ववेद है। विदेशी यात्रा का विवरण, तो अब हो गया, इतना से रिलेटेड आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि पहले का तो जान गए कि वेद पुराण से भी मिलता है भारतीय इतिहास का, प्राचीन इतिहास कैसा था। अब हम लोग जानते हैं, कुछ पुस्तक जानते हैं। कोई यात्री आए थे और वो पुस्तक लिखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आप अगर इसको अच्छा से देख रहे हो, समझ रहे हो, तो भैया ये आपके केवल ये जो 7 फेज ही नहीं, ये 7 फेज ही नहीं कारगर है, ये सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी है। हेरोडोटस, हेरोडोटस अभी बताए हैं आपको कि इतिहास के इनको पिता कहा जाता है। ये एक पुस्तक लिखे जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या लिखे है, हिस्टोरिका। ह से हिस्टोरिका, ह से हेरोडोटस, ह से हिस्टोरिका, ह से हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा, तो हेरोडोटस ने। किसने, हेरोडोटस ने। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखे, इंडिका। इंडिका किनका लिखा हुआ पुस्तक है, तो मेगास्थनीज का। किनका लिखा हुआ है, मेगास्थनीज का। भारत का भूगोल, नेचुरल हिस्टोरिका, इसको लिखने वाले कौन है, टॉलमी है। कौन लिखे हैं, टॉलमी। मेरे साथ साथ आप चलिए देखिए कैसे याद हो जा रहा है। भारत का भूगोल, नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखे है, टॉलमी। किताब उल हिंद यानी भारत की खोज, किताब उल हिंद भारत की खोज, ये कौन लिखे, तो अल-बरूनी। आप अल-बरूनी इतिहास जो है, इतिहासकार है, इनके बारे में आप जानते होंगे, 6ठा में पढ़े होंगे। प्लिनी, ये प्लिनी क्या लिखे, नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है, ये एक मिनट यहाँ गलती हो गया, अच्छा सॉरी, यहाँ देखिए भारत का भूगोल के लिखे टॉलमी। यही चीज बात देखिए, यहाँ बेवकूफ़ इधर से इधर आ गया है। ये नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, नेचुरल हिस्टोरिका कौन लिखे हैं, प्लिनी लिखे हैं। ओके, वो उसमें सम्मिलित हो गया था, मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ओके, कहने का मतलब यह है कि इंसान हो, गलती हो जाती है,
है ना। और गलती होता है तभी तो कोई सीखता है ना। अब कुछ लोगों को नापसंद, कुछ लोगों को पसंद, है ना, ऐसा होता है। हर कोई हर किसी को पसंद नहीं आता है ना। तो इतनी जल्दी टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी हूँ, इतनी जल्दी टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी हूँ, और सभी को पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी हूँ, सभी को पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी हूँ। आइए मेरे साथ एक बार इसको देख ले रहे हैं। हिस्टोरी का किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? हेरोडोटस के द्वारा। इंडिका कौन लिखे हैं? मेगास्थनीज लिखे हैं। कौन लिखे हैं? मेगास्थनीज। भारत का भूगोल कौन लिखा है? तो भारत का भूगोल टॉलमी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? टॉलमी। किताब उल हिंद यानी भारत की खोज को लिखा है अल बरूनी लिखे हैं। उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री क्या कौन लिखे हैं? प्लिनी लिखे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता, यह भी एक साक्ष्य है जिससे पता चलता है कि हाँ मेरा प्राचीन भारतीय इतिहास कैसा था। सिंधु सभ्यता, अबे सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी। आप जो यहां पे तस्वीर थोड़ा सा धुंधला टाइप के आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राय बहादुर साहनी जी हैं। कौन है? राय बहादुर साहनी, जिनको सिंधु सभ्यता की राय बहादुर साहनी को, राय बहादुर दयाराम साहनी पूरा नाम है। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय इनको जाता है। किनको? राय बहादुर साहनी को। इस सभ्यता का सर्वमान्य जो काल है पता किया गया है रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार किया जाता है। 2350 से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में किया गया है। इतने इसका मतलब कि जो दयाराम साहनी जो सिंधु सभ्यता की खोज किए थे वो दबा हुआ था और उसका क्या क्या खुदाई करवाए थे, ये इन व्यक्ति को जाता है। तो ये कैसे पता चला कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है कितना पुराना है और इसका कार्यकाल क्या था? तो इसको रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो विधि कार्बन 14 जो होता है डेंटिंग विधि, ये पता चला इससे कि ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया इसको। ठीक ना, ये भी माना गया। ओके, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2350 वर्ष पहले, 2350 वर्ष ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच के कार्यकाल इसको माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। ओके, ईसा पूर्व और ईस्वी आप तो समझते ही होंगे। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो टीला दिखाई दे रहा है, ये मत और खंडर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये जो सभ्यता विकसित हुआ था, ये जो था ये नगरीय था। अब नगर में आप लोग जानबे करते हैं कि क्या क्या चीज होता है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग होते हैं, नहीं, हर चीज की सुविधा होती है। इसमें केवल 6 को ही, ये बहुत सारा खोदाई हुआ है लेकिन 6 को ही बड़े की संज्ञा दी गई है। नगरीय संज्ञा है तो इसमें 6 को बड़ा बड़ा नगर को दिया गया संज्ञा और बाकी छोटा छोटा। अब वो कौन कौन है बड़ा बड़ा शहर? तो एक मोहनजोदारो है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाल, धौलीवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता में ये जो मिला हुआ है, यह एक नगरीय सभ्यता था। और ये नगरीय सभ्यता था, इसमें 6 बड़े बड़े जो नगर थे उनको ये चिन्हित किया गया है। जैसे मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, गनवारी वाला हो गया, धौलावीरा हो गया, ठीक ना, राखीगढ़ी और कालीबंगन हो गया। ये सब इसका 6 गो मतलब कि बड़ा बड़ा नगर था। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। देखिए 6 को बड़ा बड़ा था, जन्म में लोथल नहीं था, कालीबंगन था। ठीक ना, तो लोथल और कालीबंगन से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अग्निकुंड का प्रमाण सिंधु घाटी के एक सभ्यता से जो मिला हुआ है वो कहाँ से मिला हुआ है, तो लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड के प्रमाण मिला हुआ है कि अग्निकुंड है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार जिसको स्विमिंग पूल आप बोल सकते हो प्राप्त हुआ है। बड़ा सा एक स्विमिंग पूल मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है ये? तो ये सिंधु घाटी के सभ्यता का जो बड़ा एक नगर था मोहनजोदड़ो, उस मोहनजोदड़ो से ये आपका एक विशाल स्नानागार मिला हुआ है। आप इसमें चित्र में देख रहे होंगे कि यह एक बड़ा सा
स्विमिंग पूल है, यानी स्विमिंग पूल मतलब स्नानागार, ओके, स्नानागार है हुआ है जिसके मध्य। अब आप कहेंगे कि अच्छा उस टाइम भी लोगों को स्विमिंग पूल बनाने आता था, है ना। तो स्विमिंग पूल का मतलब वही है, ये जैसे पोखरा हो गया तो पोखरा मतलब चारों ओर से खोदाई हो गया तो पोखरा हो गया, लेकिन उसको ईंट ऊट से खूब बेहतरीन से थी कर दिया गया तो वो मतलब स्विमिंग पूल हो गया, उसके बाद और बेहतरीन ढंग से, ठीक ना। अब देखेंगे, बस आप इतना रखिए याद कि आपका जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक ना, महान स्नानागार। अब देखिए इस स्नानागार जो है ये मध्य में है, ये क्या है, बीच में है स्नान कुंड। ये जानते हैं कितना, 11.88 मीटर लंबा। अब देखिए 1 मीटर में लगभग 3 फीट होता है, तो जरा सोच लीजिए 11.88 है, मैंने 36 फीट लंबा, ठीक है, और लंबा था। 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा। मतलब कि अगर 3 दूनी की 6 और 6 एक 7, 7.5 फीट वो गहरा था, ठीक ना। वो ये जो स्नानागार जो आपको दिखाई दे रहा है ये 7.5 फीट लगभग 2.43 मीटर गहरा था, 11.88 मीटर लंबा था और 7.01 मीटर क्या था, इसका चौड़ाई था, ओके, यानी 21 फीट के लगभग में चौड़ाई इसका था, ओके। आइए आगे देखते हैं, आइएगा मत वहीं रहिए। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में है, ठीक ना, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल का काल कितना है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व में आप याद रखिए जो जितना कम होगा वो ज्यादा होगा और जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको हम ईस्वी में लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे भाई, 2022 से 2023 लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे ना, 1 साल के अंतर की बात होगा तो। लेकिन वहां वो जब लिखाएगा ईसा पूर्व तो ये पहले चलाएगा, वो बाद में चला जाएगा, ठीक ना, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ऋग वैदिक काल जो था वो कब से कब तक माना गया है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, ओके, आई होप याद हो गया होगा। उत्तर वैदिक काल जो है ये 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया, कितना, 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। अब 1500 से 1000 है आपका ऋग वैदिक काल को माना गया है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। अब जो वैदिक सभ्यता, जो वेद पुराण वाला जो सभ्यता ये लोग विकसित किए थे वो कौन थे, वो आर्य लोग थे। कौन थे, आर्य लोग। वे सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य लोग जो आकर के सबसे पहले कहाँ बसे, पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के बसे आर्य लोग, ठीक ना। वही माने वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे वो लोग, ठीक ना। रुकिए जी, कमियां निकालने वाला जो है वो तो कमियां कहीं से खोज लेगा, क्योंकि कमियां खोजना आसान है, अच्छाइयाँ खोजना आसान नहीं है। देखिए समझिएगा, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, आर्य लोग थे, ठीक ना। आर्य लोग जो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि वैदिक सभ्यता की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वो कौन लोग थे, तो आर्य लोग थे। ये आर्य लोग सबसे पहले कहाँ आए, तो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के बसे, ठीक है। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान आदि स्थानों में ये अपना फैलते चले गए। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी भाषा जो थी संस्कृत थी। ये लोग कैसा भाषा बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, ठीक ना। मैक्स मुल्लर ने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी कहा, बताया। और ये मैक्स मुल्लर जो जर्मनी के रहने वाले थे, ये कहे कि जानते ये आर्य लोग कहाँ के, मध्य एशिया के, एशिया के मध्य भाग से ये लोग आए थे, ठीक ना, मध्य एशिया के। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए किसने बोला था कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, तो मैक्स मुल्लर, ठीक है। भारत में वैदिक आर्यों की सभ्यता की अध्ययन के लिए ऋग्वेद सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। अगर आपको जानना है कि वैदिक सभ्यता, भारत में वैदिक आर्यों का जो सभ्यता था उसका अगर आपको पता करना है तो ऋग्वेद आपको सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, ऋग्वेद आपको पढ़ना पड़ेगा। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। वो जो ऋग्वेद में जो समाज था, ऋग्वेद के अनुसार उस जो भी वैदिक सभ्यता में जो लोग थे वो 4 वर्णों में बटे हुए थे। वो वर्ण कौन था, तो ब्राह्मण था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त था, ठीक ना। ये 4 वर्णों में क्या था, विभक्त था। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये 4 वर्णों में लोग बटे हुए थे। कब, वैदिक सभ्यता में। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्य का जो
समाज था वो पितृ प्रधान, मतलब कि पिता को उसमें मेन भूमिका रहता था, ठीक ना। सर्वे सर्वा पिता रहते थे मुख्य रूप से। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, और समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको परिवार या कुल की संज्ञा दिया गया है। अब अभी भी बोलता है कि किस कुल से हो, किस खानदान से हो, अभी खानदान ही बोलता है लोग, रोक दीजिए, ठीक है। तो परिवार या कुल कहलाता था, जिसके मुखिया कौन होते थे? पिता होते थे, क्योंकि पितृ प्रधान था तो पिता मेन होते थे, जिन्हें कुलव भी कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता? मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलव। ओके। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10,462 दिशा है। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 सूक्त है, और ऋचाओं की संख्या पूछेगा तो 10,462 उसमें क्या है? ऋचाएं हैं, ठीक है। ऋग्वेद के समस्त सूक्त 10 मंडलों में बटा है। जो 1028 जो सूक्त है वो कितने मंडलों में विभक्त है? 10 मंडलों में विभक्त है। दशराग्य युद्ध का जो उल्लेख है 7वें मंडल में किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दशराग्य युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, तो वो 10वें मंडल में है। किसमें है? 7वें मंडल में। किसमें है? 7वें मंडल में किया गया है। चतुर्वर्णों का जो उल्लेख है, जो 4 गो वर्ण अभी पढ़े हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, ये जो बंटवारा है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। किसमें है? पुरुष सूक्त में है। ओके, तो आई होप इतना तो बात आप समझ गए होंगे। आर्य लोग जो थे, इनका जो मुख्य पेय पदार्थ जो था, पीने वाला जो ड्रिंकिंग जो था, वो सोमरस था। क्या था? सोमरस। तथा मुख्य व्यवसाय उनका पशुपालन एवं कृषि था। ये जो आप देख रहे हो एक प्रकार का ये पौधा होता है जिससे रस निकाला जाता है, यानी शराब के तौर पर इसको बोला जा सकता है, लेकिन ये शराब नहीं था, ठीक है। और अब क्या किया जाएगा, शराब नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। ये जो था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र, इसी पेड़ से जो क्या किया जाता है कि ये सोम रस निकाला जाता था, ठीक ना। और ये लोग इसका ड्रिंकिंग करते थे, पीते थे। और पशुपालन और कृषि, पशु पालते भी थे, गाय वाय ज़्यादा इनका गाय पालते थे, ठीक ना। और कृषि करते थे, खेती करते थे। तो ये इनका, ये लोगों का क्या था? मुख्य व्यवसाय था, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं आपको कि नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड नेक्स्ट बातों को लेकर के आएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद, ठीक है।